स्वागत है चर्चा में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विकसित भारत का लक्ष्य और श्रम का सम्मान। केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया और शुक्रवार को नई 4 श्रम संहिताओं को लागू कर दिया। ये 4 श्रम संहिताएं हैं: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता। इन संहिताओं को भारत के श्रम सुधार की दिशा में परिवर्तनकारी पहल माना जा रहा है, क्योंकि इन श्रम सुधारों के जरिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों का सरलीकरण करके उन्हें तर्कसंगत बनाया गया। भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में बने थे, जिनमें कहीं न कहीं औपनिवेशवादी मानसिकता थी, और कई कानून स्वतंत्रता के बाद के 1950 के दशक में बने थे और जिनके बने भी 75 साल से अधिक समय हो गया। और बदलते व्यापार, वाणिज्य और वैश्विक मानकों के आधार पर इनमें सुधार की आवश्यकता की अपेक्षा लंबे समय से थी। लोक कल्याणकारी राज्य और श्रमिक हितैषी सरकार से ये अपेक्षा होती है कि देश की एक बड़ी कामगार श्रमिक आबादी के श्रम, सम्मान, श्रमिकों के कल्याण और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उपाय और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के साथ ही सम्मानजनक आजीविका और कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण वातावरण सरकार तैयार करे। और ये 4 नई श्रम संहिताएं इसी दिशा में केंद्र सरकार का बेहद महत्वपूर्ण कदम है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड लागू कर दिए गए हैं। और इन संहिताओं के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को सरलीकृत किया गया, आधुनिक बनाया गया, एकीकृत किया गया है। ये सुधार भारत के मजदूरों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक कार्य परिस्थितियां देने की दिशा में परिवर्तनकारी साबित होंगे। ये संहिताएं हमारे श्रमिक नागरिकों और विशेष करके नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल पर लाभकारी अवसरों की आधारशिला भी रखेंगे। गत कई दशकों में दुनिया के कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप श्रम नियमों में बदलाव किए और उन्हें लागू किया, लेकिन भारत 29 केंद्रीय श्रम कानून, जो कि फैले हुए थे, बटे हुए थे, जटिल थे और बहुत पुराने थे, इन सब के तहत काम करता रहा। लेकिन अब ये नए श्रम संहिता और नए श्रम कानून न केवल श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि देश की प्रगति को भी गति प्रदान करेंगे। कितने अहम है ये नई संहिताएं, कितने परिवर्तनकारी उपाय हैं, क्या प्रावधान है, श्रमिक कल्याण की दृष्टि से कैसे नई संहिताएं भारत में नए श्रमतंत्र की स्थापना करेंगी, और इसके मूल में होगा श्रमिक कल्याण और देश की प्रगति, और जिससे विकसित भारत का लक्ष्य भी हासिल किया जा सके। इस कार्यक्रम में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव वंदना गुरदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम दर्शकों को जरूर बताएं कि इन श्रम संहिताओं की उपयोगिता और इनमें मुख्य प्रावधान क्या है और इस पर लोगों की टिप्पणियां क्या है। भारत के कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन कॉन्सेंट, जो कि 15 सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों का एक ज्वाइंट फोरम है, उसने इन श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन संहिताओं को बेहद महत्वपूर्ण पहल कहा है और इसे प्रगतिशील और श्रमिक हितैषी बताया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि श्रम संहिताओं का सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला पहलू यह है कि पहली बार देश के असंगठित श्रमिक, प्रवासी मजदूर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और करोड़ों अनौपचारिक कामगार एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं। उन्हें ईएसआईसी जैसी स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन आधारित लाभ, दिव्यांग सहायता, नेतृत्व सुरक्षा, कल्याण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी का कानूनी अधिकार मिलेगा। और ये सुधार उन लगभग 40 से 50 करोड़ श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा जो औपचारिक सुरक्षा से पूरी तरह बाहर थे। इसके साथ ही हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना अब अनिवार्य हो गया है और पूरे देश में समान कार्य का समान वेतन तय होगा। और इससे मनमानीपन, लैंगिक भेदभाव, शोषण और बिना रिकॉर्ड वाली नौकरियों का दौर भी खत्म होगा। तो कितना कारगर साबित होगा, कितना परिवर्तनकारी साबित होगा, क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं सेक्रेटरी भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वंदना गुरदानी जी। मैम स्वागत है आपका। सबसे पहली बात यह कि औपनिवेशिक काल के बहुत सारे कानून थे, स्वतंत्रता के बाद के 50 के दशक के कानून थे, अब उन्हें संहिताबद्ध किया गया है। श्रम आयोग ने तो 5 संहिताएं बनाने की बात कही थी, 4 बनाई गई। क्यों बनाना पड़ा और क्या प्रमुख इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो क्या है? धन्यवाद। तो सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि हमारे देश में 29 कानून थे और ये जो कानून थे श्रम से संबंधित, ये बहुत ही बिखरे हुए कानून थे और इनमें जिसे कहा जाएगा कि कोई एक यूनिफॉर्मिटी, जो बेसिक चीज़ होती है डेफिनेशन तक की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी।
कि वेज जो है उसकी क्या डेफिनेशन होगी। अलग अलग कानून में अलग डेफिनेशन थी। वर्कर, वर्कमैन, ये अलग अलग तरह की डेफिनेशंस थी। तो इनसे ये होता था कि इनकी एनफोर्समेंट करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि इतने बिखरे हुए थे और इनमें कन्फ्यूजन था जी। और जब ये एनफोर्समेंट नहीं हो पाती थी तो वर्कर का जो भला होना चाहिए, जो वेलफेयर होना चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से ठीक से नहीं हो पाता था। और उसी तरह जो हमारे बिजनेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको जो अपना काम करना है उसमें भी बाधा आती थी। तो जैसे कि आपने बताया, हमारी जो सेकंड कमीशन ऑन लेबर थी, उन्होंने रेकमेंड किया था, 2005 में किया था कि इनको 29 एक्ट्स को इनको हमें कंसोलिडेट करके 4 कोड बनाने चाहिए या 5 कोड बनाने चाहिए। 4 कोड बने हैं और ये कंसिस्टेंट डिमांड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई सबकी तरफ से रही है कि इन कोड्स का सरलीकरण, इन एक्ट्स का सरलीकरण किया जाए और इनको कंसोलिडेट किया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए। और दूसरी जो आपने बताई थी बात कि हम ये इसमें से कई एक्ट्स पुराने वाले ऐसे थे जो कि प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल टाइम के थे। उस समय हमारी एक प्राइमरी सेक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। अब हमारी इकोनॉमी में बहुत बदलाव आया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है, प्लस इसके साथ साथ जो हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क, उसमें बहुत बदलाव आए हैं। जी। डिजिटल टेक्नोलॉजी आई हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आए हैं। तो इस तरह के जो हमारे देश में जो प्रगति हुई है और जो बदलाव हुए हैं, उनके लिए ये पुराने एक्ट्स जिसे कहते हैं फिट फॉर पर्पस नहीं थे। तो इस सब बैकग्राउंड में बहुत आवश्यक था कि इन कोड्स को लाया जाए, क्योंकि इन सब में जो हम कहेंगे कि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आए जो हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो अपेक्षाएं हैं इकोनॉमी की, वो भी फुलफिल होंगी। मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेजेस तय होंगे राष्ट्रव्यापी स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शोषण का जरिया होता था श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए। न्यूनतम वेतन का निर्धारण कंपनियां या नियोक्ता किया करते थे। ये कितना दूरगामी होगा? और उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि नियुक्ति पत्र आपको देना होगा, स्वास्थ्य संबंधी आपको सेवाएं देनी होंगी। ये कितने युगांतकारी? सो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन कोड से। तो जैसे आपने सबसे पहले बताया कि कोड ऑन वेजेस में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं। सबसे पहले चेंज तो उसमें ये है कि मिनिमम वेज यूनिवर्सल होगी। अभी जो हमारे पुराने वाले एक्ट्स हैं उसमें मिनिमम वेज केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में लागू होती थी, जो कि हम कह सकते हैं कि 30 से 40% जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हीं को केवल इन मिनिमम वेजेस का लाभ मिलता था। अब इन कोड्स में सबसे जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ये होगा कि मिनिमम वेज जो है सभी क्षेत्रों में सभी वर्कर्स को ये लागू होगा। तो इसका एक जो हम कहेंगे एक यूनिवर्सलाइजेशन होगा, इसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि फ्लोर वेजेस, तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक फ्लोर वेज फिक्स की जाएगी और इस फ्लोर वेज से कम कोई भी राज्य अपनी मिनिमम वेज फिक्स नहीं कर सकेगा। फ्लोर वेज को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग, एक लीगल बैकिंग मिली है। अभी भी कानून में फ्लोर वेज की बात है, लेकिन वो एक ऑप्शनल है कि केंद्र सरकार फिक्स करके देता है, स्टेट के लिए एक ऑप्शन है कि वो फॉलो करे ना करें। बट आगे चल के कोड आने के पश्चात ये फ्लोर वेज एक मैंडेटरी हो जाएगा। और वेजेस की बात करें तो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको 1 महीने में काम करने के बाद 7 दिन के विदिन उनको अपना वेजेस का डिस्पोज उनको मिल जाना चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। लैंगिक समानता हर स्तर पर निश्चित की जाए। और एक और इसमें बहुत बड़ा बदलाव है जो कि वर्कर्स को बहुत लाभ देगा। वेज की डेफिनेशन को यूनिफॉर्म कर दिया है सभी कोड्स में, और वेज की डेफिनेशन में ये आया है कि जो अलाउंसेस मिलते हैं, एक तो होता है बेसिक वेज की डेफिनेशन, बेसिक प्लस डीए, उसके ऊपर कई एस्टैब्लिशमेंट्स में अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो हाउस रेंट मिले, ट्रांसपोर्ट मिले। तो अब ये किया गया है कि ये जो अलाउंसेस है, अगर ये 50% से ज़्यादा है तो जो एक्सेस होगा वो भी वेज की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, चाहे वो ईपीएफओ हो, ग्रेच्युटी हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, वो सभी इससे लिंक्ड होते हैं कि बेसिक वेज और डीए कितना है। तो ये सोशल सिक्योरिटी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी, जिससे कि वर्कर्स का लाभ होगा। तो ये मतलब एक वेज की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैम, एक और स्थिति है, देश में काफ़ी तेज़ी से जब प्रगति हो रही है, बहुत सारे कार्यशैलियाँ लोगों की बदल रही, कंपनियों के कार्य स्थल बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग असंगठित क्षेत्र में थे, जो कि कहीं उनकी गिनती ही नहीं होती थी।
वो कैसे लाभान्वित होंगे? क्योंकि सारे नियम उनको भी उसी तरीके से अब इनैक्टमेंट के बाद लागू होंगे जिस तरीके से जो कामगार थे। तो जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा इसमें जो बदलाव है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी का, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक बोर्ड सेटअप होगा, एक फंड सेटअप होगा जिसमें कि कई जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस आ सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिल सकती है। इसी तरह प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी पोर्टेबिलिटी भी रहेगी। तो वर्कर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको वहाँ भी ये सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो पोर्टेबिलिटी का भी बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। और जो हमारे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके लिए भी कई लाभ हैं इन कोड्स में। उनके लिए भी पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट रहेगा कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो उनको चाहे रेशन की सुविधा हो या बाकी सोशल प्रोटेक्शन हो, वो सब सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी वहाँ पर। मैम, IR कोड भी है, औद्योगिक संबंध संहिता और दूसरी अन्य संहिताएं। एक कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज जैसी बात भी होती थी, अब वो एक फेलिसिटेटर जैसी स्थिति में आए, ये अपेक्षा करते हैं व्यवसाय जगत के लोग भी और श्रमिक भी। इंस्पेक्टर राज पे भी कैसे अंकुश लगे? तो इसमें जैसे आपने कहा कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये केवल नाम मात्र नहीं रहेगा, इनका रोल चेंज करेगा। तो हमारे जो लेबर की जो पूरा तंत्र है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, उनका अब दायित्व ये होगा कि वो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को, एस्टैब्लिशमेंट्स को गाइड करें कि किस तरह वो लेबर का वेलफेयर करें, किस तरह वो लेबर लॉज की कंप्लायंस करें। और उनको अगर कहीं वायलेशन हो तो सबसे पहले एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे कि आप ये सुधार कीजिए, ना कि सीधा उनके ऊपर केस लॉन्च करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कंप्लायंस है वो बढ़ जाएगी और जो प्रोसिक्यूशन है उन पे फोकस किया जाएगा, जहाँ ये इम्प्रूवमेंट के बावजूद वो लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ से वो जो कंप्लायंसेस है नहीं करेंगे। तो एक फोकस रीति से होगा ये काम। और जो फैसिलिटेटर का रोल है वो ये होगा कि सबको गाइड करके साथ लेके इंडस्ट्री से कंप्लायंस किया जाए। तो इससे जो है वर्कर्स का जो वेलफेयर है, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उसमें और भी सुधार होगा। यानी केवल निरीक्षक वाली भूमिका में नहीं रहेंगे, मार्गदर्शक की भी भूमिका में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी स्टूडियो में आने के लिए और विस्तार से अपने विचार रखने के लिए। और हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से श्रमिक वर्ग और साथ ही साथ व्यवसाय जगत से जुड़े हुए वर्ग, वाणिज्य वर्ग, इनसे बेहद खुलकर इस संहिताओं के स्वागत की खबरें आ रही हैं। लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि क्योंकि एक बेहद युगांतकारी और परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल, डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह,
खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नई श्रम संहिताओं की और श्रमेव जयते की। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार 21 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 4 नए श्रम कानूनों को लागू करने से आमजन काफ़ी खुश है। सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। इस फैसले से वर्षों पुराने कानून जो कि काफ़ी जटिल और बिखरे हुए थे समाप्त हो जाएंगे और इन नए कानूनों से रोजगार की शर्तों और पारदर्शिता में बढ़ावा होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, लेबर लॉज है, बिकॉज जो पहले के लेबर लॉज थे वो काफ़ी आर्केइक थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, एंड देयर वाज अ नीड कि उनको रिफॉर्म करा जाए। एंड द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, उनको अपना एंटाइटलमेंट मिलेगा, उनको अपने वेजेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और उनको पूरा लाइक वो सब चीज़ें मिलेंगी। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वुमेन अब नए लेबर लॉज के बाद में सारे सेक्टर्स में वर्क कर सकती हैं। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो भारत सरकार ने लेबर लॉ में जो सुधार किए हैं, निश्चित तौर में ये एक क्रांतिकारी कदम है। यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है और उसके माध्यम से कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी में भी सुधार आएगा। सरकार ने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते थे, शायद उनके अंदर भी उनको जो इस कानून के तहत जो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से वो ये कदम सराहनीय है। तो कितने परिवर्तनकारी कदम होंगे? हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। SP तिवारी जो कि महासचिव हैं TUCC यानी कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशिर सिन्हा जी जो कि आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है शिशिर जी और SP तिवारी साहब। SP तिवारी साहब, इससे पहले देखिए, अगर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन कंसेंट और जो कि 15 सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों का ज्वाइंट फोरम है, उसने स्वागत किया, खैर मकदम किया, मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगार भी, श्रमिक भी इसमें शामिल होंगे और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अपने कार्यस्थान पर बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। जी, ये बहुत दिनों से हम लोगों की मांग थी और जो दूसरा लेबर कमीशन बना था, डॉक्टर रविंद्र वर्मा की कमेटी बनी थी, तो उस समय उसने रिकमेंडेशन किया था कि देश के अंदर जो इतने मल्टीपल कानून्स हैं, इनको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, कोडिफाई किया जाना चाहिए और मॉडिफाई किया जाना चाहिए। उसके तहत बहुत सी मीटिंगें हुई और बहुत बार त्रैपाक्षिक बैठकों के बाद और बहुत सारे सुझाव हम लोगों ने दिए। उन सब सुझावों को देखते हुए सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इस हमारे राष्ट्र में जो सबसे बड़ी एक समस्या थी, जो हम पिछले 40 सालों से बात कर रहे थे कि भाई वेज की पैरिटी हो जाए, भारत के सारे मजदूरों को मिनिमम वेज मिल जाए, क्योंकि जो 2 कानून थे वेजेस के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 और पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये दोनों में जो शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री थी, केवल उन्हीं को मिनिमम वेज मिलता था और उनकी संख्या पूरे मजदूर जगत की 30-32% होती थी। इसलिए ये कोड आने के बाद अब चूंकि सबको मिनिमम वेज मिल जाएगी, इसलिए ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सब में काम करने वाले तमाम जो हमारे मजदूर जगत के लोग हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, सीधे लाभ मिलेगा उनको। समय बेहद कम है तिवारी जी, बस एक सवाल हम शिशिर जी से लेंगे। शिशिर जी, किस रूप में देखते हैं इन चारों संहिताओं को? क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना और उसमें कुशल श्रमिक का योगदान और कुशल श्रमिकों के लिए एक सहूलियत भरा गरिमापूर्ण कार्यशैली और कार्यस्थान, ये प्रतिपादित कर पाएगा ये चारों संहिताएं? देखिए अश्विनी, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए जो इन प्रावधान किए गए हैं,
हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 तक गिग वर्कर की संख्या लगभग 2.3 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। तो तीन जो बड़ी बातें जो गिग वर्कर के लिए, पहले तो उनके लिए जो ईपीएफओ या ईएसआईएस और इंश्योरेंस की सुविधा है, दूसरा उनके लिए जो अनिवार्य अपॉइंटमेंट लेटर की बात कही जा रही है, और तीसरी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फॉर्मल जो औपचारिक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर होता है, जो श्रम की व्यवस्था होती है, उससे जुड़ाव होना। तो मुझे लगता है कि बाकी जो पारंपरिक श्रम है उनके लिए जो बदलाव हुआ वो तो अहम है, लेकिन मेरे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा समझ में आ रहा है वो गिग वर्कर्स का है, क्योंकि ये आबादी इनकी काफी तेजी से बढ़ रही है और जैसे जैसे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाना बहुत ही जरूरी था और ये मुझे लगता है संभव हो सकेगा। जी, समय बहुत कम है, आप दोनों मेहमानों से माफ़ी चाहूँगा। निश्चित तौर से ये चारों संहिताएं न केवल भारत में एक बेहतर श्रमिक वातावरण तैयार करेंगे, एक नया इकोसिस्टम तैयार करेंगी, बल्कि साथ ही साथ हमारे जो विकसित भारत के लक्ष्य हैं उनमें कुशल कारीगरों, कामगारों के साथ साथ श्रम को सम्मान देते हुए इन लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी तिवारी जी। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।